बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के अंदर रोज़ हालात बदल रहे हैं और ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफ़ा हैं। एक अहम इंटरव्यू दिया BBC को कि जल्द इलेक्शन हो सकते हैं और नवंबर में नई हुकूमत भी आ सकती है। उसके फ़ौरन बाद साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें वो ये कहते हैं कि जी ख्वाजा आसिफ साहब को अपनी पार्टी की सुननी चाहिए और इलेक्शन इंतखाबी इस्लाहात और नैब तरामीम के बाद ही मुमकिन होंगे। और एक अहम बैठक इस वक्त जारी है लंदन में कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपनी काबीना के अहम मेंबरान के हमरा इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से। क्या फ़ैसले मुतवक्किल हैं? कल भी हमने इस पर जिक्र किया था, आज भी जिक्र करेंगे कि क्या होने वाला है। एक तरफ ख्वाजा आसिफ साहब का बयान, आसिफ अली ज़रदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और लंदन में जो मुलाकातें हैं, इसका हासिल वसूल क्या होगा, इसके ऊपर करेंगे बात। और आज एक अहम फ़ैसला आया इलेक्शन कमीशन से, जहां PTI के मुनर्रिफ अरकान के ख़िलाफ़ जो स्पीकर की तरफ से रेफरेंस दायर था उसको मुस्तरद कर दिया गया है। ये पीपल्स तहरीक इंसाफ की शिकस्त है या हुकूमत की फ़तह, इस पर होगी बात और बाकी इंटरनेशनल ख़बरों पर भी तज़किरा करेंगे। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब और ख्वाजा आसिफ साहब ने जो इंटरव्यू दिया BBC को उसके कुछ इक़्तिबास सुनते हैं, उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट तब्दील की गई। नहीं हो सकता उस अपॉइंटमेंट से पहले हम इलेक्शन ही करा दें। ये आपके प्लान का हिस्सा है? मैं पॉसिबिलिटी तो है ना, नवंबर से पहले। नहीं नवंबर से पहले हो सकते हैं, तो फिर क्या होगा? और शहबाज शरीफ ना करें अपॉइंट? मेरा ख्याल है उससे इस तरह हिसाब किताब हो सकता है कि निगरान हुकूमत उससे पहले चली जाए और नई गवर्नमेंट इंस्टॉल हो जाए, तो कोई भी आ सकता है। गिवन दैट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ही होते हैं नवंबर में भी, और अगर जनरल फैज का नाम भी है लिस्ट में, तो उनका नाम भी कंसीडर किया जाएगा? PMLN विल कंसीडर इट विद हार्ट। मुझे देखिए, अगर उनका सीनियरिटी की लिस्ट में जो उस वक्त नवंबर में उनका नाम हुआ तो बिल्कुल वो कंसीडर किए जाएगा। ऑल दोज नेम्स व्हिच विल बी रिकमेंडेड बाय GHQ। जी, और ऐसा बड़ा चर्चा रहा ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान का, और उसके ऊपर आसिफ ज़रदारी साहब भी बोले। और आसिफ अली ज़रदारी साहब से पहले उन्होंने ये कहा कि जी मेरी कल नवाज शरीफ साहब से भी बात हुई और आज मैं उनकी बात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि फौरी इलेक्शन नहीं होंगे, उससे पहले ये तरामीम होंगी। लेकिन टाइम फ्रेम उन्होंने भी नहीं दिया। अगर तरामीम वो महीने में आसिफ ज़रदारी साहब अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, लेकिन करनी पड़ी उनको जैसे कहते हैं जैसे चादर कोई खींच रहा है, कोई लगाया हुआ बाग उजाड़ रहा है, वैसी कैफियत लगी है मुझे उनकी। अच्छा, क्योंकि खुद उन्होंने कहा कि ये काम तो मैंने किया है। उन्होंने 3 दफ़ा ये फिक्रा बोला है कि ये तो बैफल मैंने सजाई थी, इसको मैं उजाड़ने नहीं दूंगा। सही है। कैसे उजाड़ोगे तुम? और 2 कामों के लिए मैंने की थी। नंबर 1, उसने ये कहा कि नैब में अमेंडमेंट आएगी। ठीक, नैब में कौन करेगा, किस तरह करेगा, ये कोई आसान काम तो नहीं है। सेकंड, उन्होंने कहा है कि हम वो तब्दीली लाके आएंगे। देखिए, पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, ये पाकिस्तान के चलो 22 करोड़ अवाम तो बेचारे जाहिल हैं, लेकिन उस्मान साहब मैं और आप तो थोड़े बहुत पढ़े लिखे ज़रूर हैं कि हमारे साथ ये बात शेयर की जाए कि हम किस किस्म की इस्लाहत चाहते हैं। पाकिस्तान में कम से कम 1% तबका तो ऐसा मौजूद है कि जिनको आप कम से कम कहें कि हम ये इस्लाहात चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, इलेक्शन के लॉज के अंदर। आप हर चीज़ अपने अंदर एक खास किस्म का, जिसे कहते हैं कुआं बनाया हुआ, उस कुएं में से जो चाहे जब चाहे निकाल दें। आपने बेवकूफ़ समझा इस कौम को। क्या इस्लाहात चाहते हैं? अच्छा, इमरान खान साहब इस्लाहात चाहते हैं, एकदम आया आके उन्होंने नाफिज कर दिया। खैर, उनका एक एजेंडा था, उनका एजेंडा वाकई उनके अपने हिसाब से ठीक था कि उनको ओवरसीज के वोट्स चाहिए थे और वो शुरू दिन से उसके बारे में कंपेन करें। और एक बात आप बताओ, आप इस्मान कि आप जरा सारा सा पीछे चले जाएं, 90s के अंदर चले जाएं, तो ये सारे ओवरसीज के वोट जो थे जी, ये नवाज शरीफ के वोट थे। और नवाज शरीफ से पहले आपको याद होगा ये भुट्टो के वोट थे। ओवरसीज जो थे ये तो इस तरह यूं बदलते रहे और इस मिजाज के साथ आगे चलते आज उनके वोट थे। इनको नाराज नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज ख्वाजा आसिफ साहब ने 2 बातें की हैं। एक, उन्होंने ये बात की है कि किसी वक्त भी इलेक्शन हो सकते हैं। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में ये तबसरा निगारों की वजह से एक बात मुसलसल चढ़ी हो गई थी कि हुकूमत बदली ही इसलिए गई है कि बाजवा साहब जो हैं वो चाहते हैं कि कोई उनकी मर्जी का आर्मी चीफ आए। अच्छा, इसलिए मेरा ख्याल है कि ये क्लियर किया गया है कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, हम करें या कोई और करे, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान हो या कोई और हो, ये क्लैरिटी उसकी तरफ से। लोग उसको और समझ रहे हैं, मैं बुनियादी तौर पर समझता हूँ ये क्लैरिटी उन्होंने दी है कि भाईजान हुकूमत उस वजह से, अगर ठीक है हो सकता है बदली गई हो,
अभी भी लोग शक करते हैं। मेरे तौर पर जब आप मजीद वजाहतें देना शुरू हो जाए ना, तो फिर वही गुजरे गुना 32 गुना बड़ा मशहूर लतीफ़ा है मुला दो प्यादा वाला, मैं क्या बार बार सुनाऊँ उसको। तो वो एक तो ये क्या हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है उन्होंने ये की है कि मेरिट के ऊपर होनी चाहिए। अब देखिए, पहली बात यह है कि मेरिट के ऊपर डिस्कशन अगर आप आज शुरू कर दें, सुप्रीम कोर्ट में ये सूरत हाल होती थी। आखिरी जो अपॉइंटमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट में वो हुई थी सज्जाद अली शाह साहब। अच्छा, सज्जाद अली शाह साहब पे क्राइसिस बना और जजेस जो एक जजेस केस आया था बड़ा मशहूर, एक होते हैं वहाब अल खैरी साहब। जी जी, हबीब उन्होंने वहाब अल खैरी। हाँ, उन्होंने एक केस किया था और उन्होंने कहा कि देखें, जो सीनियर मोस्ट होगा बेशक वो 4 दिन के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बने, वो बनेगा। ये टेन्योर वन्योर की ऐसी की तैसी, आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लगने में कोई झगड़ा नहीं होता। जो बंदा होता है, अगर 1.5 महीने के लिए जवाद ख्वाजा ने आना है तो 1.5 महीने आके चले जाना। इसके अंदर आर्मी चीफ के अंदर 2 कैच हैं बहुत बड़े, और ये मसला सियासतदान हल नहीं कर सकते। ये मसला सिर्फ और सिर्फ आर्मी खुद हल करते। सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद हल किया था, आर्मी खुद हल करेगी। मसला जरा जाता है कि आर्मी के अंदर अपने जो जर्नैल लेवल पे आते हैं तो कशमकश शुरू हो जाती है। और ये पहली दफ़ा नहीं 10 दफ़ा हुई है। मैंने पहले भी सुनाया कि अयूब खान साहब मेजर जनरल थे, जब उनकी रिपोर्ट्स अमेरिका गई और अमेरिका ने उनके बारे में, और तो अब तो ओपन हो चुकी हैं कि एक 6 फुट 2 इंच कद का आदमी है और ये और अमेरिका का बड़ा वफादार है, तो उसके आप मेजर जनरल को उन्होंने 18 दिन के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल किया और 1 महीने के अंदर फुल जनरल करके चीफ लगा दिया। फिर उनकी एक्सटेंशन बड़ी कमाल की हुई। वो खुद लिखते हैं कि सिकंदर मिर्जा इधर उधर कर रहा था तो फिरोज़ खान नून ने को एक दफ़ा मैंने बुलाया, फिरोज़ खान नून को मैंने आके 35 की बजाय 50 तोपों की सलामी दी, अच्छा खाना दिया पिंडी के अंदर, और मैंने कहा मेरी एक फ़ाइल पड़ी हुई है, वो आप उसका कुछ कर दें। वो तो बहुत खुश हो गया कि मेरे रिसेप्शन GHQ में मिला। उसने 2 की बजाय 4 साल की एक्सटेंशन दे दी, और फिर उसके बाद 1958 का मार्च रहा आगे। फिर ज़ियाउल हक ने अपने आप को बार बार खुद एक्सटेंशन दी, फिर मुशर्रफ ने अपने आप को बार बार खुद एक्सटेंशन दी, फिर उसके बाद हमने पॉलिटिकल लेवल पे कियानी साहब को एक्सटेंशन दी। फिर ये फिक्रे भी चलते रहे कि जब मुशर्रफ ज़ियाउल हक होते थे तो ज़ियाउल हक जो थे वो भुट्टो को बहुत अपना राम करने की कोशिश करते थे। भुट्टो ने कहा ये मस्कीन सा आदमी है, मैं इसको लगा देता हूँ। मुशर्रफ जो थे वो मंगला से कैसे मिलने, अब तो ये आम बात हो गई ना, कैसे नवाज शरीफ से मिलने जाया करते थे। फिर एक और नादिर परवेज का भाई जो था तारिक परवेज, वो कोयटा का कोर कमांडर था, वो नवाज शरीफ से मिलने गया, उसको उड़ा दिया गया। तो मिलने कैसे गए? तो ये कशमकश सियासत पे ये मैं नहीं करता हूं, ये आप खुद करते हैं। कोई आईनी तरमीम की जरूरत नहीं, आप कह दें। अच्छा, दूसरा कैच क्या है? एक तो ये है कि आप खुद उसमें घोड़े दौड़ाते हैं। दूसरा कैच ये है कि जब आर्मी चीफ बनता है कोई बंदा, तो अगर उसकी 5 दिन की भी नौकरी रहती है ना, तो वो 3 साल उसको मिल जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को हल किया। उन्होंने कहा ना, अगर 3 दिन भी नौकरी रहती है तो 1 दिन भी आगे नहीं होगा। 65 साल पूरे तो फिर जज नहीं है। अच्छा, यहां भी होना चाहिए कि अगर इतने साल पूरे तो फिर आर्मी चीफ नहीं है, तो फिर इस मुल्क की पूरी जिंदगी के लिए इस मुल्क की जान छूट जाएगी कि भाई अब जिस बंदे ने इस तरह से प्रमोशन करते करते इस लेवल पे आना है, अगर उसकी नौकरी के 10 साल रहते हैं या 5 साल रहते हैं या 2 साल रहते हैं या 1 साल रहते हैं या 10 माह रहते हैं, उतने। अच्छा, दूसरा जो अहम नुक्ता था ना आसिफ अली जरदारी साहब का, कि ये था कि हम लोगों के चूल्हे नहीं बुझाना चाहते। हमसे कहा जा रहा है कि ये बढ़ाओ, हम नहीं बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये है कि एक डेडलॉक है IMF के जानब से पैसे देने पे, और उन्होंने कहा कि हमारे पास आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस हैं। और इन्होंने मिसाल भी दी, स्टेट लाइफ इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, बाकी कर रहे हैं। अब देखें वो किस तरीके से रिलीफ देते हैं। साहब, मैं आपको अर्ज करूं, आज श्रीलंका में जो आग लग रही है ना, कल हम उसको तफसील से बात नहीं कर सके। श्रीलंका की पॉलिटिक्स को सिर्फ 3 मिनट में आपको सुनाऊंगा। श्रीलंका की पूरी पॉलिटिक्स जो 2 खानदानों में बटी हुई है। अच्छा, पहला खानदान बंदरनायके का खानदान है, जो पुर्तगीजी थे, आए थे। उनका बड़ा वाला बंदरनायके वो जो था 1960 में उसको मारा गया था, और उनकी बेगम साहबा जो है वो शहीद की बीवी होकर मिसेस बंदरनायके 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रही। उसके बाद कोई 2 बीच में फिर पक्स का जो खानदान जो है, राजा पक्स जो है वो ये आ गया। ठीक, पक्स खानदान जब आया जिस वक्त, तो इस खानदान की इसके 2005 से लेके अब तक इस वक्त एक भाई सदर है, एक भाई वज़ीर आज़म है, एक भाई फाइनेंस मिनिस्टर है, अच्छा, एक भाई कौमी असेंबली का स्पीकर है। ठीक है, और इन तीनों भाइयों के पास 7 महकमे हैं। अच्छा जी, और ये 7 महकमे में वजह से 70% बजट जो है इनके पास है। इन तीनों भाइयों ने मिलकर कहा जाता है कि
वो प्रोजेक्ट शुरू किए जिसके उसमें आता हूं मैं उसके बाद। इन तीनों भाइयों ने करप्शन किया, $10 अरब तक वहां कर लेके जाए। अच्छा, इन भाइयों ने 3 फैसले किए जिसकी वजह से आज श्रीलंका जो है तबाह हो गया। पहली बात यह है कि इन्होंने वो प्रोजेक्ट लिए कि जिसका अवाम के साथ कोई तल्लक नहीं था। हॉबन तोतो की अपना वो बना ली, क्या नाम है, बंदरगाह बना ली, ठीक है, वो कर्जा ले लिया, फिर एयरपोर्ट अच्छे से बना लिए, फिर बाकी चीज़ें बना ली। ये बनाते बनाते हुआ ये कि कर्जा चढ़ गया। अब कर्जे के लिए इनको चाहिए था कि टैक्स लगाते लोगों के ऊपर। बड़े लोग सरमायादार वो सारे इनके अपने खानदान के लोग थे, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर भी मुस्तकिल इनका चला आ रहा है। इंडस्ट्रियल पता नहीं कौन कौन से उसका भी इनका सदर है। मीडिया के 4 हाउसेज भी इस खानदान के हैं, ठीक। अब उन्होंने ये किया, कोई टैक्स नहीं लगाया। अब हुआ जाए कि उसके लिए मजीद कर्जा लेना पड़ा, वो और फंस गए। तीसरा इन्होंने सब्सिडीज दी। जब सब्सिडीज दी तो ये फंस गए। $51 जब आ गए तो फिर IMF के पास गए, उन्होंने कहा खुद टैक्स लगाते हैं, हम कैसे लगाएं। अब होना यह चाहिए था कि आप IMF के साथ नेगोशिएशन करके टैक्स करते, जो कुछ भी आप कर रहे थे। इन्होंने शोर मचा के हम IMF से बाहर निकलते हैं और कहा चीन देगा। चीन ने $500 मिलियन पकड़ा दिए चूंगा। अच्छा, ठीक। उन्होंने कहा भाईजान तुसी खर्चे अपना $10 अरब या बाहर से तो लेके आओ जो तुमने छुपा के रखा हुआ। ये कि एट द एंड ऑफ द डे इस खानदान के खिलाफ जब लोग खड़े हुए तो सबसे पहले इनके आबाई घर को आग लगाई, फिर इनके वजीर-ए-आज़म हाउस में घुसे, 2 असेंबली के मेंबर मारे गए। क्यों? वजह यह थी कि वही 3 गलतियां जो हमने की थी, वही 3 गलतियां इन्होंने की। पब्लिक को यानी 4 महीने से लाइन में लगी हुई थी पब्लिक, उनको वो नहीं मिल रहा था। उसके बाद हॉस्पिटल में दवाइयां खत्म हो चुकी हुई थी, पेट्रोल खत्म, गैस खत्म, गैस खत्म, हर अच्छा यूक्रेन से गंदम आनी थी वो खत्म हो चुकी हुई थी। यानी आपने कोई प्लान ही नहीं। अच्छा जरदारी साहब आज प्लान समझे हंसी आ रही थी कि हम डैम तो नहीं बनाएंगे, हम हर घर के ऊपर सोलर पैनल लगा देंगे। तो ये भी सोल्यूशन तो है ना, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन क्या है। और लोन भी देंगे सोलर पैनल के लिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और कुछ लंदन से खबरें मसूल हो रही हैं उसके ऊपर बात करें।